गाइस, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के पार्ट 2 में आपका मोस्ट वेलकम है। इस कम्युनिटी में, इस कामगार समाज में सर इतने सारे वेल विशर्स, बुद्धिजीवी, वेल एजुकेटेड लोग काम कर रहे हैं। तो सर इनके माइंड में ये बात नहीं आती है, चिंतन विचार विमर्श नहीं करते कि भाई जब तक हम एकीकरण नहीं होंगे, जब तक हम यूनिफिकेशन की बात नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारे हक अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, हमारा सर्वांगीण विकास नहीं होगा, हमारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक विकास नहीं होगा। तो सर क्या इस पर ये अनुसंधान या रिसर्च या किस तरह का कोई विचार विमर्श चिंतन नहीं करते सर वेल विशर्स लोग? ऐसा है, जो समाज के हित चिंतक हैं, जो सोचते हैं कि समाज के लिए होना चाहिए, उस पर विचार भी करते हैं, यूनिफिकेशन की बात भी करते हैं और काफ़ी हद तक कुछ हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। मेरा ये मानना है कि अभी एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेवलप किया था। हमने कहा कि एक हम लोग कर सकते हैं कि जो बड़ा कोई कार्य है, जैसे हम लोगों ने संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन का कार्य चलाया था, उससे पहले जो हम लोग जिस पे काम कर रहे थे वो था कि आर्य विदेशी भारत छोड़ो। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब तक हम लोग इनके चुंगल में रहेंगे, जब तक हमारा कोई विकास नहीं हो सकता। क्योंकि एक शेर मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। ठीक है, कि मेरा कातिल जो था वही मेरा मुंसिफ है। क्या वो मेरे हक़ में फ़ैसला देगा? तो वो आपके हक़ में क्यों फ़ैसला देगा? जिसने तुम्हारा कत्ल करना है, क्या वो तुम्हारे हक़ में फ़ैसला दे देगा या वो स्वीकार कर लेगा कि मैंने इसका कत्ल किया है? जो जिनके धर्म ग्रंथ ये बताते हों कि शूद्र को किस स्थिति में रखना है आपने, ये राजादेश भी है, धर्मादेश है, राजाओं के लिए भी है। तो ये जितने भी अब सरकार के माध्यम से हो गए, पहले राजाओं के माध्यम से थे, तो वो उस धर्मादेश का पालन कर रहे हैं कि जो शूद्र हैं, अछूतों की तो बात ही कोई नहीं करी। ये जो शूद्र वर्ग जो है, जिसको हम आज ओबीसी वर्ग कह रहे हैं, उसको तो बहुत लंबे अरसे तक, जब तक कि मंडल आयोग नहीं लागू हुआ था या मंडल आयोग में इनके लिए कुछ फ़ायदे की चीज़ नहीं दिखी थी, जब तक तो ये वर्ग भी अपने आप को शूद्र नहीं मानता था। और उसका बड़ा कारण ये रहा कि ये बड़े एक लंबे समय से, हज़ारों साल से ये लोग जनरल के साथ रहे और जनरल की तरह से ही पूरे के पूरे कस्टम सिस्टम ये करते रहे। अभी भी अगर इसे मंडल आयोग नहीं बनता, मंडल आयोग में आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, आइडेंटिफाई नहीं होता, या उसमें कोई नौकरियों के लिए, शैक्षिक के लिए उसे अगर उसमें प्रोविज़न नहीं किया जाता, तो फिर हो सकता है कि ये अब भी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हम शूद्र हैं। लेकिन अभी लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग इन लोगों से बात करते हैं, ओबीसी के साथियों से बात करते हैं, कि अब उन्हें उस चीज़ का एहसास हो रहा है। कहते सब है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा करते थे, हमारे साथ ये करते थे, वो करते थे, लेकिन अब ये उसको स्वीकार करने लगे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है और इसके जिम्मेदार जो है वो ब्राह्मणी व्यवस्था है। तो अगर ये बात निकल कर आ रही है तो ये अच्छे साइन है और एक बड़ा वर्ग है। 52% तो 1931 में जो जनगणना हुई उसमें आ गया था, लेकिन आज भी ये देखिएगा कि 52% को उन्होंने 27% रिजर्वेशन दिया, उसमें भी क्रीमी लेयर लगा दी। तो ये बहुत सारे बदमाशियाँ हैं। देखिए क्या होता है कि जो उनका थिंकर टैंक है, जो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, उनका एक थिंकर टैंक है जो हमेशा इसमें रहता है कि किस जाति को आपने किस तरह से प्रताड़ित करना है, और उसके अंदर जो ऊंच नीच की भावना है, जातियों में भी ऊंच नीच की भावना उसी ने उत्पन्न की। क्योंकि वो आपके कंधे पर हाथ रख देता है तो आप खुश हो जाते हैं, अरे मेरे कंधे पर हाथ रख दिया तो मैं बड़ा हो गया। ठीक है, वही बताता है कि चूड़ा नीचे है, चमार उससे ऊपर है, उससे ऊपर धानक है, फिर धीमर है। तो वो डिसाइड करता है। मतलब हम लोग डिसाइड नहीं करते कि हमारा स्टेटस जो है या हमारा स्तर कौन सा होगा, ये भी वो ही डिसाइड करता है और हम उसी को फॉलो करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे इसके लिए बाधक हैं, और इसको जब तक आप नहीं ख़त्म करेंगे, जब तक मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आपको लाभ होगा। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हरियाणा में वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग सर, अभी जो हरियाणा में जो है आरक्षण को लेकर सर, जो अभी वो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, हिंदू मानसिकता से ओतप्रोत है, आस्थावान है, तो सर वो आरक्षण को लेकर वो क्रीमी लेयर के विषय में हरियाणा न्यायालय में गए। तो सर अगर मान लीजिए क्रीमी लेयर लागू हो जाता है तो सर इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या हानि होने वाली है?
जो साथी वहाँ गए हैं उन्हें अभी ये लगता होगा कि अगर हम क्रीमी लेयर लगा देंगे तो जो थोड़ा सा जिनके जीवन में सुधार आ गया है या जो इकोनॉमिकली थोड़ा सा अप हो गए हैं तो वो इससे वंचित हो जाएंगे, और जो इस सुविधा से वंचित हो जाएंगे, आरक्षण से वंचित हो जाएंगे। तो जिनको अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उनको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि इन्होंने इसलिए वो केस दायर किया होगा कि इनके ऊपर क्रीमी लेयर लगाए जाए, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं एक रेफरेंस देना चाहूँगा कि एक मुस्लिम साथी से मेरी जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ये तो क्रीमी लेयर तो होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा है कि एक जो आप अपने बच्चे को अगर ग्रेजुएट भी करना चाहते हैं, जो शिक्षा का जो स्तर है या जो उसका निजीकरण हुआ है, जो व्यवसायीकरण हुआ है, उसकी वजह से अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ ग्रेजुएट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम कितना खर्चा लगता है। तो उसने कहा 1.5 से 2 लाख रुपया कम से कम एक पर एनम का खर्चा आता है। तो मैंने कहा कि अगर आपके 2 बच्चे हुए तो 2-3 लाख 4 लाख रुपया। फिर उसमें मैंने कहा कि अगर मान लो आप अपने बच्चे को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, या और जो हमारे प्रोफेशंस हैं उसमें करना चाहते हैं, तो कह रहे जी वहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ ये खर्चे। तो मैंने कहा कि आपने क्रीमी लेयर लगा दी, 5 लाख की क्रीमी लेयर आपके ऊपर लग गई। जिसकी 5 लाख की इनकम है, अब अगर वो मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं तो 4 जनों की जो फैमिली है उसमें एवरेज आई 40,000 रुपये पर मंथ के करीब की, 40-42,000 रुपये के करीब की। उसमें आज आपका राशन का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा, आपके रहने का खर्चा, जो और दूसरे खर्चे हैं, नौकरी वोकरी के खर्चे हैं, अगर उसको निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा हमारे पास? 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया साल का जो हम सेविंग कर सकते हैं या बचा सकते हैं। अगर उसमें 2 बच्चे पढ़ रहे हों तो फिर तो वो जो आपके पास जो 2 लाख रुपए बच रहे हैं, क्या उस 2 लाख में से आप दोनों को ग्रेजुएट भी करा लोगे? प्रोफेशनल का आप ही बता रहे हैं कि भी 5 लाख रुपया लगता है, 10 लाख रुपया लगता है, तो कैसे कर लेंगे? तो इसका मतलब ये है कि जो समर्थ हैं कि वो डॉक्टरी का खर्चा उठा सकते हैं, तो उनके बच्चे तो इसलिए वंचित हो जाएंगे क्योंकि वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। और जो समर्थ नहीं है, जो 5 लाख की वाला है, उसके बच्चे का दाखिला वहाँ अगर हो भी गया तो वो उसका खर्चा उठाने में समर्थ नहीं है, तो वो इसलिए वंचित हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यह है कि जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, वो उससे वंचित हो जाएंगे। उसमें क्या है कि ये जो नुकसान हुआ इसके लिए हम भी उत्तरदायी हैं। जो जागरूक समाज की जिस हम बात करते हैं, हम लोग जागरूक हुए हैं लेकिन सिर्फ अपने हितों के लिए, हम समाज के लिए नहीं हुए। बाबा साहब का जो कॉन्सेप्ट पे बैक टू सोसाइटी का था, उस पर हम लोग जो है खरे नहीं उतरे। हम लोगों ने अपने जीवन को अच्छा बनाना, अपने जीवन को कैसे बढ़िया बनाया जाए, किस तरह से हम लोग अच्छे से रहा जाए, हमने सिर्फ इसको अपना ध्येय बना लिया। और उसमें क्या है कि अगर मेरे भाई भी अगर इस तरह से कोई गिरा हुआ है तो मैं उसे उठाने की कोशिश नहीं करता। तो उसमें आप अगर देखेंगे कि अगर उनको शिक्षा में उनको सहायता की जाती, उनको बराबर लाने में सहायता की जाती, हम एक दूसरे का हाथ बटाते, तो हो सकता था कि हम समाज के लिए कुछ सार्थक कार्य कर पाते। लेकिन हमने वो नहीं किया। हमने सिर्फ अगर पैसा आया तो वो हमारे लिए, जितनी भी चीज़ें आई वो हमारे लिए, इस तरह से हम लोग अपना ही पेट पालन करते रहे। और मुझे लगता है कि जो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो शायद इसी संदर्भ में कहा गया होगा। क्योंकि बाबा साहब सोचते थे कि मैं अकेला आदमी अगर इतना बड़ा एक आंदोलन कर सकता हूँ, इतने लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता हूँ, तो अगर मेरे जैसे 10-20 और हो जाएं, ठीक है, तो इस समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और वो कहते भी थे कि जिस समाज में 10 डॉक्टर हों, 10 वकील हों, 10 इंजीनियर हों, उस समाज की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। लेकिन आज तो हजारों लोग हैं, फिर इस समाज की तरफ क्यों आंख उठा के देखा जा रहा है? तो वो इसलिए है क्योंकि आज भी हम अपनी मैं से नीचे नहीं आ पा रहे हैं। मैं से हम पे नहीं आए। अगर हम पे आ जाते तो हमारी एक ताकत का निर्माण होता, और ताकत का निर्माण होने से बहुत सारी चीज़ों का हम लोग समाधान स्वयं ही बैठकर कर लेते। तो उन साथियों ने जिस भी मंशा से उसको किया है, मुझे लगता है कि वो गलत किया है।
सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जो वाल्मीकि भंगी या कामगार समाज की जो जातियाँ हैं, जो लोग हैं सर, वो देश में जम्मू कश्मीर से लेकर जो है कन्याकुमारी तक बहुत बड़ी आबादी के रूप में पाई जाती है, फैले हुए हैं लोग। तो सर इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े स्तर पर हमारे लोग जो है, हमारी आबादी फैली हुई है, तो सर ऐसा क्या कारण है कि हमारा कोई भी लीडर राष्ट्रीय लेवल पर उभर कर सामने नहीं आया जो कि हमारे इस कम्युनिटी के लोगों के हक अधिकारों की जो है रक्षा कर सके, उनकी पैरवी कर सके? सर क्या कारण है सर? ऐसा है, एक बड़ा कारण जो मुझे लगता है, एक तो शिक्षा का अभाव रहा, दूसरा संसाधनों का अभाव रहा, और उसमें भी ये रहा कि हमें किसी का नेतृत्व स्वीकार ना करने का जो जिद है कि हम अपने से आगे किसी को भी नहीं मानते, हम किसी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि हजारों वर्ष की जो गुलामी हमारे जो दिमाग में भरी गई है, हमें सिर्फ ये दिखाई देता ब्राह्मण अनपढ़ भी होगा ना, हम उसके पैर पकड़ लेंगे, लेकिन अपने वर्ग का अगर कोई अधिकारी भी होगा तो हम उससे जो है ना नमस्कार करना, अभिवादन करना, उसमें अपनी तौहीन समझते हैं। तो ये एक मानसिकता है, और उस मानसिकता के कारण जो है हमारा कोई नेतृत्व नहीं बन पाया। अब उसमें जो कुछ सामने भी आए, सरदार बूटा सिंह जी भी आए, या हमारे राम रखामल एक वो आए, या हमारे जो और दूसरे लीडर आए, उन्होंने समय समय पर वो करते रहे अपना काम जो है, लेकिन वो भी स्वीकार्य नहीं हो पाए। उसमें ये था कि अगर मान लो एक बड़ा कारण ये है कि इनको लगता है कि यदि मैं इसे स्वीकार करता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। हम लोग जो छोटे छोटे फ़ायदे हैं उसके लिए अपना आप को जो है दूसरे के सामने समर्पित कर देते हैं, और लंबे जो फ़ायदे हैं, हमारी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं वो बड़ी नहीं हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, और वो भी छोटी छोटी आकांक्षाएं हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई आदमी किसी के साथ आता है, किसी का नेतृत्व स्वीकार करता है, तो बूटा सिंह जी से क्या उम्मीद की होगी? उन्होंने कहा होगा किसी को नौकरी लगवा देंगे, कहीं चपरासी लगवा देंगे, कहीं स्वीपर लगवा देंगे, कहीं कुछ लगवा देंगे, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री रहे। ठीक है, लेकिन अगर आप केंद्रीय मंत्री नहीं हैं, देन हमारे जो दुश्मन है उसने कभी भी हमें ताकतवर होने ही नहीं दिया। एडवोकेट अगर भगवान दास जी की हमने बात करी है, तो एडवोकेट भगवान दास जी को हम लोग कर सकते थे, स्वीकार कर सकते थे। दीना भाना जी की जिनकी आप बात कर रहे हैं, दीना भाना जी का भी वही रहा है। तो उसमें ये रहा है, क्योंकि एक सम्मेलन में तो मैं स्वयं भी था, उसमें एडवोकेट भगवान दास जी आए हुए थे, तो मुझे मतलब कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है कि भगवान दास जी जब अपनी स्पीच कर रहे थे और वो काफ़ी मोटिवेट कर रहे थे लोगों को, तो भी बीच बीच में जो संचालक थे, जो दूसरे लोग थे, वो उनको टोका टोकी कर रहे थे। तो मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा यार एक आदमी अगर अच्छी बात भी कर रहा है तो क्या हमारे अंदर इतना भी सब्र नहीं है? हम क्या हैं, हम लोग उतावले हैं। हमें लगता है कि अभी मैं कुछ कह रहा हूँ और अभी उसके ऊपर जो है कोई ना कोई जो है कार्य होना चाहिए, और अभी उसका परिणाम मेरे को मिलना चाहिए। तो ये जो उतावलापन है, इसके लिए क्या कर रहे हैं कि हम छोटे छोटे समझौते कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, अरे समाजवादी पार्टी में कुछ हो सकता है, वहाँ चले गए, हमें बीएसपी में कुछ हो सकता है, वहाँ चले गए, कांग्रेस में कुछ हो सकता है, वहाँ चले गए, बीजेपी में कुछ हो सकता है, वहाँ चले गए। लेकिन एक बड़ा जो आपके सामने ध्येय होना चाहिए, जो एक बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए, वो कोई भी सामने नहीं ला पाया। और ये हमारे लिए भी रहा, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी रही, हमारे पास शिक्षा की कमी रही। अगर कुछ लोग आए भी तो वो लोग जो है फिर वो उसमें धूमिल हो गए। तो उसमें ऐसा नहीं है कि लोगों के पास विचार नहीं है, लोगों के पास नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, लोग कर सकते हैं। लेकिन उसका ये हो रहा है कि एक तो ये हो रहा है कि मैं क्यों मानूं। जिस बिरादरी में लोग यहाँ तक भी कहते हो कि तू मेरे गोद का नहीं, उसमें कैसे आप करेंगे? फिर एक ही जाति जो सफाई कामगार जाति है, वो जम्मू कश्मीर में किसी और नाम से बुलाई जा रही होगी, उत्तर प्रदेश में किसी और नाम से है, पंजाब में किसी और नाम से, बिहार में चले जाओगे किसी और नाम से, उत्तराखंड में, मतलब ये एक नाम से भी जाति नहीं है। अगर मैं मान लो उत्तराखंड में जाके कहूँ वहाँ डोम होते हैं, तो जब मैं कहूँ कि मैं तो वाल्मीकि हूँ, मैं तो चूड़ा हूँ, तो कहेंगे यार मैं तो डोम हूँ, मेरा और आपका तो कोई संबंध नहीं है, काम वही कर रहे हैं। तो उसमें ये भी है कि एक हमारी पहचान भी नहीं बन पाई। जो हमारी पहचान नहीं बन पाई उसका नुकसान भी हुआ। तो ये जो भरपाई है वो कैसे हो पाती है कि जो हम लोग अपने प्रबोधन में कहते थे कि
अगर कश्मीर का जो वो जुकाम, वो कहते हैं छींक आई ना उसके ब्राह्मण को, तो वो जुकाम जो है वो कन्याकुमारी के ब्राह्मण को हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है। वो लोग जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के लिए उनके मन में जो है वो भाव पैदा होता है कि ये मेरे वर्ग का आदमी है, और जो भी उसकी मदद हो सकती है वो उसकी मदद करते हैं। लेकिन क्या ये भाव हमारे लोगों में है? वो नहीं है। हम ज़्यादातर जो हमारे सफाई कामगार लोग हैं या सफाई के काम हैं, वहाँ मैं देख रहा हूँ कि काम करने वाले भी हमारे लोग हैं, और ज़्यादातर मुझे लगता है कि काम करवाने वाले भी हमारे लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी शोषण है। तो कैसे हो रहा है? तो इसके लिए हमें एक बड़ा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि नेतृत्व जो है स्वीकार करना कोई, क्योंकि एक और भी जो बड़ी वजह मैं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ लोग चमत्कार पे विश्वास करते हैं, और अगर आपके पास कोई चमत्कारिक ताकत नहीं है या आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते तो लोग आपको जल्दी से स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये मैं मानता हूँ। तो सर अभी जैसा कि आपने बताया, जो ये कामगार समाज की कई सारी जातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं, उनको देश के अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सर जो देश में काफ़ी संगठन काम कर रहे हैं, स्पेशली जो है बामसेफ काम कर रहे हो, और आप बामसेफ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रह चुके हो सर। तो सर आप इसको किस तरीके से देखते हो? और सर आप या बामसेफ या जितने भी हमारे अम्बेडकर संगठन देश में काम कर रहे हैं, तो सर ये जातियों के विलय के लिए, जातियों की पहचान को एक पहचान बनाने के लिए कि इस दिशा में क्या काम कर रहा है सर, कि सबकी एक ही पहचान हो? सपोज दैट मेरा कहने का मतलब यह है, अगर जो दिल्ली का वाल्मीकि है, दिल्ली का भंगी है, दिल्ली का कामगार समाज है, वो उत्तराखंड के कामगार समाज से रोटी बेटी का संबंध रखे, तो ये कब तक संभव हो पाएगा सर? इसके लिए संगठन क्या काम कर रहे हैं? संगठन के वेल विशर्स लोग, शुभचिंतक लोग, वेल एजुकेटेड लोग क्या काम कर रहे हैं सर? देखिए, बामसेफ ने अपने हिसाब से, जिस वक्त मैं भी काम कर रहा था, तो हम लोगों ने कई प्रोग्राम्स बनाए थे, और वाल्मीकि जातियों के लिए जो है अलग से हम लोग सम्मेलन वगैरह भी किए हैं, और उनका जो भी उसके लिए संभव हो सकता था वो किया है। क्या जो हमारी पहचान है, यदि हम जातियों में ढूंढेंगे तो फिर वो हमारी मूल पहचान नहीं है। क्योंकि हो क्या रहा है कि हमारे अंदर जातीय गर्व पैदा हो रहा है। अगर बामसेफ के कॉन्सेप्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें वो कहते हैं कि अगर आपके अंदर जातीय भाव पैदा हो रहा है, जातीय गर्व पैदा हो रहा है, तो आप भी ब्राह्मणवाद के शिकार हैं, और आप स्वयं ब्राह्मणवाद को फैला रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी तो दम्भ है, मैं ब्राह्मण हूँ। तो वैसा ही दम्भ अगर मान लो किसी भी जाति में, अभी वो ग्रेट चमार का नहीं है, ग्रेट चमार, ग्रेट जाटव, ग्रेट वाल्मीकि, ग्रेट भंगी, ग्रेट ये, तो अगर वो ग्रेट हैं, आप मुझे बताइए कि अभी समाज का निर्माण कहाँ हुआ है हमारा? हम कहते हैं वाल्मीकि समाज, कहाँ से समाज हो गया? जो समाज अभी अलग अलग जातियों में, अलग बातों में बटा हुआ है, वो किस तरीके से अपने आप को समाज की वो कह सकता है? वो जाति कह सकता है कि मेरी जाति है। और वो जब जाति, मैंने कहा कि एक जाति की कई उपजातियाँ हैं, तो वो जो अगर मान लो 16-17 उपजातियों में बटा हुआ है, तो वो जो 16-17 लोग हैं, अलग अलग जो जातियों में बटे हुए लोग हैं, वो साथ में बैठने में पसंद नहीं करते। रोटी बेटी का संबंध भी होता है, ऐसा नहीं है कि रोटी बेटी का संबंध नहीं हो रहा है, कि यहाँ से उत्तराखंड में नहीं हो रहा, या यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, या पंजाब में नहीं हो रहा है, हरियाणा में नहीं हो रहा, लेकिन वो माध्यम से हो रहा है। उस माध्यम में भी यह है कि यहाँ से जो पंजाब में गए लोग, उत्तर प्रदेश से गए, जो काम के सिलसिले में गए, तो वो अगर वहाँ से यहाँ से कोई जाता है तो वो उन्हीं लोगों को ढूंढता है जो उत्तर प्रदेश का है, वो पंजाब के लोगों से नहीं वो करता। मजहबी जो वहाँ का जो हमारी बिरादरी का आदमी है, जो मजहबी सिख है, वो आपके साथ जो है जल्दी से बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहा। वहाँ का जो वाल्मीकि है वो अलग है। पंजाब जैसे राज्य में भी अगर आप देखेंगे, क्योंकि वहाँ मैं इसलिए उसका रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि वो मजबूत हैं, वो ज़्यादातर जो है उनके लोग बाहर गए, उन्होंने थोड़े से पैसे आए, उनके पास जो है काफ़ी वो समृद्ध हुए, लेकिन उसका नुकसान भी हुआ कि हमारे जो वहाँ भी जो डिवीज़न है वो मजहबी वाल्मीकि के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। और जो उत्तर प्रदेश से गए हैं या इधर से जो गए हुए लोग हैं, उनके साथ वो अपना संबंध स्थापित ही नहीं कर पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे कि ये भी हमारी बिरादरी के लोग हैं। जो बाहर से गए हुए लोग हैं, ज़्यादातर उनके घरों में साफ़ सफाई का काम भी वही लोग कर रहे हैं।
वहाँ के जो कॉरपोरेशन हैं उसमें भी जो यहाँ के ज़्यादातर गए जो लोग हैं वो कर रहे हैं। जो वहाँ का जो मजहबी है या दूसरा है वो अवॉइड कर रहा है। वो कोशिश ये करता है कि वो उसे बाहर निकलने का मौका मिल जाए तो बाहर जाके जो है 2 पैसे अपने कमा के आ जाएं। तो ये जो हमारे जातियों में जो बटा हुआ समाज है, अगर मान लो हम रोटी बेटी का विवाद करते हैं तो हमारी एक पहचान, ये जो हमारी जातियाँ भी हैं, अगर हम जाति में भी करें तो जो मूल जाति है, अगर मूल जाति पे सारी की सारी जो उपजातियाँ हैं अगर वो उसके साथ आ जाएं तो वो कम से कम बड़ा समूह बन सकता है। इसमें मेरा मानना ये था कि जैसे बाबा साहब ने हमें कॉन्स्टिट्यूशनली जो है जो हमें दिया कि उन्होंने कहा कि आप शेड्यूल कास्ट के लोग, क्योंकि बाबा साहब का मानना था कि ये शेड्यूल कास्ट के लोग को उन्होंने डिफ़ाइन किया कि वो जिनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो धार्मिक और शैक्षिक जो एक तरीके की स्थिति रही, वो सारे के सारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। जिनके सामाजिक पहचान, जिनका वो रहा, वो शेड्यूल ट्राइब के लोग जो उन्होंने वर्ग बनाए। बाबा साहब का मानना ये था कि मैं इन्हें वर्ग में बना देता हूँ। बड़ी जातियों को उन्होंने इकट्ठा किया और एक वर्ग बना दिया, शेड्यूल कास्ट 15% दे कर दिया। उन्होंने करा कि भाई 15% के लोग शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट के नाम पर भी अगर हम लोग इकट्ठा हो गए होते तो हम आर्य वर्ग को 15% कहते हैं, और यहाँ अकेला जो शेड्यूल कास्ट का वर्ग है वो 15% है। तो क्या हम टक्कर में नहीं आ जाते अगर सिर्फ शेड्यूल कास्ट के नाम पर भी इकट्ठे हो जाते? लेकिन यहाँ समस्या ये पैदा हुई कि जो हमारा दुश्मन था उसने इसको भांप लिया था और उसने उन जातियों का इस तरीके से विभाजन किया कि आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए कि एक जाति वाला दूसरी जाति के साथ अपनी बेटी रोटी का संबंध नहीं रखेगा। तो ये जो प्रतिबंध थे इसमें बहुत ज़्यादा था, और एक उनके पास बहुत बड़ा हथियार था। जो अभी जो हम बटे हुए देख रहे हैं ना, उसके बड़ा हथियार ये था कि उनके पास एक बड़ा हथियार था, वो था सोशल बाइकाट का, सामाजिक बहिष्कार का। और मैंने उसका कई जगह उल्लेख किया है कि उसका सोशल बाइकाट का यहाँ तक होता था कि अगर आपका सोशल बाइकाट कर दिया गया तो फिर आपको वहाँ का जो मुर्दा होता है, मुर्दे को जलाने के लिए कोई अपने चूल्हे की आंच तक नहीं देगा। और उसको आप फूले साहब के उसमें देख सकते हैं कि जब फूले साहब को जब घर निकालने के लिए उनको कहा कि भाई या तो इनको घर से निकाल दो नहीं तो तुम्हारा सोशल बाइकाट हो जाएगा, और गोविंद राव जी इतने ज़्यादा वो हो गए कि परेशान कि एक तरफ बेटा है एक तरफ समाज है, मैं क्या करूं। तो फिर ज्योतिराव साहब ने ये विचार किया कि अगर मान लो इनका सोशल बाइकाट हो जाता है तो समस्या होगी। उन्होंने कहा मैं आपके लिए घर छोड़ देता हूँ। सामाजिक बहिष्कार इतनी बड़ी चीज़ थी, वो ऐसा डर था कि वो अगर मान लो उन्होंने कह दिया कि अगर आपने जो है ना वो चमार के साथ आप बैठ गए तो आपका सोशल बाइकाट कर दिया जाएगा, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो चमार के साथ जो संबंध रख लेगा। तो ये 1000 साल की चीज़ है। मुझे लगता है कि इसमें समय लगेगा, और जैसे जैसे ये हम पे निर्भर करता है कि हम समाज के बीच जाकर कितना काम करेंगे, कितने लोगों को हम जोड़ पाएंगे। सर, जो अभी जो कामगार जातियों की बात हो रही है, विशेषकर वाल्मीकि या भंगी जाति की, सर इसमें अभी जो है काफ़ी वेल एजुकेटेड लोग पाए जाते हैं। अभी संघर्ष कर रहे हैं लोग, वेल एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। तो सर जो हमारे वेल एजुकेटेड लोग हैं, वेल विशर्स लोग हैं, सर उनको जो है सफाई आयोग तक ही उनको सीमित कर दिया जाता है। जैसे अभी राजस्थान में सचिन सरवटे को ले लीजिए, कांग्रेस से है, उनको भी सफाई आयोग में जो है शामिल किया गया, पद दिया गया। और ऐसे यहाँ पे बीजेपी में जो बबन रावत जी है, ये भी जो है भंगी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, कामगार समाज से, उनको भी जो है सर सफाई आयोग में जो है शामिल किया। सर ऐसे कब तक चलेगा? हमारे लोग जो है सफाई आयोग तक ही सीमित रह जाते हैं सर, उनको दूसरे आयोग में क्यों जगह नहीं दी जाती सर, क्या कारण है? देखो ऐसा है, वो दिखाने की तो कोशिश ये करते हैं कि जो सफाई कर्मचारी वर्ग का आदमी है वो उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो अच्छा काम कर सकता है, दिखाया ये जाता है। लेकिन मेरा मानना उल्टा है। मैं कहता हूँ कि वो हमें हमारी औकात बताते हैं कि आप सफाई कर्मचारी वर्ग से हो ना, आप पढ़े लिखे हो ना, तो कोई बात नहीं, हम आपको औकात बता रहे हैं और आपको सफाई कर्मचारी आयोग का सदस्य बना रहे हैं या आपको चेयरमैन बना रहे हैं। जिस बिरादरी में लोग सिर्फ अगर आपके कंधे पे हाथ रख दें और आप खुश हो जाते हो, अगर वहाँ आपको सफाई आयोग का चेयरमैन बना दिया जाए तो बड़ी बात होगी।
इट इज़ अ वेरी बिग थिंग इन इटसेल्फ। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर वो वहां बैठकर अपने लोगों के साथ न्याय कर सके, वो वहां बैठकर भी अगर न्याय नहीं कर पा रहा है, तो मैं समझता हूं कि उस आदमी को मैं धूर्त मानूंगा। कि अगर तेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली वहां बैठकर अपने लोगों के लिए काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली तेरे को, तो तूने वहां बैठकर काम क्यों नहीं करा? भाई एक तो पास है नहीं, क्योंकि ये जितने भी आयोग हैं ये अथॉरिटी है इनके पास, अपने लोगों के जीवन को वो बदल सकते हैं, उसमें जो उनको समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान कर सकते हैं, उनके लिए कुछ नए प्रोग्राम बना सकते हैं, अपने रिकमेंडेशंस कर सकते हैं, सरकार को भेज सकते हैं। लेकिन अगर वो उस पर नहीं कर रहे हैं तो धूर्तता कर रहे हैं ना। फिर एक तो ये है कि वो इसलिए बनाते हैं कि वो आपकी औकात दिखाते हैं। दूसरा ये है कि जब क्योंकि रेफरेंस आया है तो राष्ट्रपति जो हमारे कोविंद जी हैं, ये मंदिर का एपिसोड आपने भी सुना होगा कि उनको सीढ़ियों पर बैठकर जो है वो पूजा करनी पड़ी। मेन में क्यों नहीं? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तो ये व्यवहार हो सकता है, तो आप कल्पना कीजिए कि जो हमारा सबसे निचला वर्ग है उसके साथ क्या होता होगा। लेकिन मेरा मानना ये था कि अगर राष्ट्रपति जी उस दिन पूजा करने से इनकार कर देते, इस तरीके की पूजा करवाने से इनकार कर देते, तो मुझे लगता है ये मामला इंटरनेशनली हो जाता। लेकिन हम लोग दिमागी तौर से इतने ज़्यादा गुलाम हैं कि हमें जो चीज़ मिल जाती है उसे हम नेमत समझते हैं। तो जब आप उन चीज़ों को नेमत समझते हैं तो फिर आपके अंदर जो है बोलने का वो मादा नहीं रहता। और मुझे पता लगा है, सही है गलत है इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, कि उनकी जो वाइफ हैं राष्ट्रपति जी की वो ब्राह्मण हैं। मुझे ये भी लगा कि हो सकता है वो जो ब्राह्मणी उनकी जो पत्नी है वो उनकी औकात दिखाने के लिए मंदिर ले गई कि राष्ट्रपति बन गए ना तुम, लेकिन आज भी तुम्हारी औकात क्या है वो ये है, भले ही तुम राष्ट्रपति बन गए हो। और जब के.आर. नारायणन जी बने थे तो मैं कहीं शूट कर रहा था, तो जो हमारे कैमरामैन वो थे, मेकअप मैन जो है वो पिल्लई थे, केरल के ब्राह्मण होते हैं। तो मेरी उनसे वैसी चर्चा हुई कि के.आर. नारायणन जी तो आपके यहाँ से हैं और राष्ट्रपति हैं। उनका था कि अरे यार वो अगर राष्ट्रपति भी बन गए ना तो भी आज भी उनकी ये हिम्मत नहीं है कि वो हमारी ड्यूटी पर भी आ जाएं। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं हम लोग? 21वीं सदी में ये हाल है। तो जब तक हम लोग जो है कम से कम इस पे विचार नहीं करेंगे, हम कौन हैं, हमारी औकात क्या है, हम इस देश के राजा रहे, ये इतिहास कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। और आज हम जो है टट्टी उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, हम कूड़े उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, गंदी नालियों के पास, गंदे नालों के पास जहाँ सीवर निकल रहे हैं वहाँ रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्यों नहीं विचार कर रहे हैं? मुझे लगता है एक तो ये कारण हो सकता है कि लोगों ने उसे अपनी नियति मान लिया कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो भगवान का किया हुआ है, क्योंकि यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है ये भगवान वाला कॉन्सेप्ट जो है। मैं फिल्म क्रोधी देख रहा था तो क्रोधी में एक बहुत बढ़िया डायलॉग मेरे को लगा। उसमें वो आचार्य बन जाते हैं, जो भी स्थिति बनी, तो धर्मेंद्र का डायलॉग है, वो ये कहते हैं कि वो व्यक्ति कितना धूर्त होगा जिसने भाग्य और भगवान की रचना की। तो ये हमें समझना पड़ेगा। और अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो उसमें यह है क्योंकि जब आपके पास जो है ठोकर मारने की स्थिति बनती है ना, आप एक बार मना करने की तो हिम्मत रखिए ना। हमारे जितने भी लोग हैं, जितनी भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं, उसमें हमारी स्थिति क्या है? हमें अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाएंगे ना तो SC/ST प्रकोष्ठ का बनाते हैं वो। आज मैंने फेसबुक पर किसी साथी ने डाला था कि वो उनको जो है ना SC/ST विंग का जो है, दिल्ली का ही आम आदमी पार्टी का शायद था, तो मैंने कहा धन्य हैं कि आप SC/ST प्रकोष्ठ में आ गए, मुख्य धारा में कब आओगे? तो मेरा ऐसा मान